बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीटी बजेगी, बल्कि सीटी बज चुकी है। मैदान सजने को है और खेल जमने को है। वो कहते हैं ना, बॉल टू बॉल कमेंट्री जो है अब तो देनी पड़ेगी। इमरान खान साहब ने तारीख दे दी है। उनके थैले की बिल्ली तो नहीं कहना चाहिए, बहरहाल जो उनका मार्च के आखिर से लेके और अब तक कह लें तो 1.5 मास से ज़्यादा जो एक शोर होगा था और इस्लामाबाद मार्च के लिए एक उभार था, तो वो उभार जो है फाइनली यही था कि मई के आखिर में वो शायद लॉन्ग मार्च की कॉल दें। मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन पहले तक वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे और उनको मुख्तलिफ सिग्नल भी मिले थे कि शायद एक आध दिन में हुकूमत जो है डिज़ोल्व होने वाली है। और तहरीक साहब वालों ने हतमी मुझे बताया कि जी 4 दिन पहले या 3 दिन पहले कि जी 48 घंटे के अंदर हुकूमत चली जाएगी। और ये बात बेशक आप इसको अपने तबसरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हकीकत है, हो भी सकता था। और चूँकि मैं सारा जानता था कि ये 3 फरीक हैं, एक इत्तेहादियों की हुकूमत, एक इमरान खान और एक एस्टेब्लिशमेंट, तो इनके अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की तिकोनी किस्म की एक लड़ाई या एक टग ऑफ वार जो चल रही थी। इमरान खान साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मायूस हो गए हैं। उनका ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट दबाव दे के, जो कि उन्होंने शायद इस्तेमाल भी किया है और शायद आगे भी किसी न किसी मौके पे किसी और तरीके से करें, उनके भी अपने प्लान्स होंगे और बहुत सारे प्लान उनके हमारे सामने नहीं हैं। सियासी जमातों की ये एक होती है जिसको कहना चाहिए कि ज़रूरत भी कह लें और एक उनका एक वीक पॉइंट भी होता है कि उनको जो कुछ करना होता है उसको बताना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। इलेक्शन में लड़ना है तो पहले से उनको नॉमिनेशन पेपर फाइल करने पड़ते हैं, बताना पड़ता है। लॉन्ग मार्च करना है तो 2-4 दिन की तैयारी चाहिए। बहरहाल इमरान खान साहब ने पूरी कैंपेन कर ली, जहाँ जहाँ से बंदे थे उनको उन्होंने टारगेट करके और वहाँ पे जाके 2-2, 4-4 हज़ार बंदे जो थे उनको उन्होंने इतना जानदार कर दिया है कि शायद वो जहाँ जहाँ जलसे करके आए हैं और जहाँ नहीं करके आए, क्योंकि जलसे हर वक्त सारे मुल्क में दिखाए जाते थे, उनको सहूलत मीडिया की जो मुयस्सर रही है वो शायद किसी को नहीं थी, वो जो है उनको निकालने में कामयाब हो जाएंगे। मुझे 2-4 पहले बातें ये करनी है। इमरान खान साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके अज़ाए तरकीबी हैं शख्सियत के और उनके एक आध पहलू से जिससे मैं उसको बड़ा हाई रेट करता हूँ, मुझे हल्की सी मायूस हुई है। क्योंकि आज जब वो लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर रहे थे तो हकीकत यह है कि उनका चेहरे के ऊपर जो है जलाल नहीं था, एक दबाव की कैफियत थी। आप बेशक दोबारा देख लें, वो एक स्ट्रेस में नज़र आते थे। जैसे मैं सुनना शुरू किया तो मैंने कहा जी ये शायद ये लॉन्ग मार्च को प्रोलॉन्ग कर दें या अभी तक तकरीर ना करें, और वही एक ज़हनी तौर पर एक जो यकसुई होती है जो चेहरे पे नज़र आती है वो नहीं थी। और फिर वो पुरएतमाद भी नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से वो ले जा के और उन्होंने सारी चीज़ें की। पहले तो उन्होंने अपने वो कारनामे बताए जो झूठ का पलंदा थे, जो सिवाय उनके जो चंद चाहने वाले हैं उनकी मजबूरी को माने कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने अपोजिशन के ऊपर फिर वही तकरार की और ज़्यादा सख्ती के साथ की अपोजिशन के ऊपर तकरार। और फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे तबके को पुकारा, यानी कि उन्होंने 2 तबकों को बहुत बार बार कहा, एक अफवाज पाकिस्तान की फैमिलीज़ को और एक औरतों और बच्चों को, यानी कि वो कोई ह्यूमन शील्ड या एक ढाल बनाना चाहते हैं। और फिर उन्होंने मुमकिन ख़तरात भी बताए कि जी मोबाइल बंद हो जाएंगे, जी पेट्रोल नहीं मिलेगा, जी डीजल नहीं मिलेगा, जी ये नहीं होगा, फलां नहीं होगा। मेरा ख्याल है जी कि ये तो बातें इसमें सारी बात हो जाएगी। मुझे एक फ़िक्र है, उस पर मैंने स्टार्ट करना है कि इमरान खान साहब ने आज भी एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा से ज़्यादा वाज़े अल्फाज में खुला चैलेंज किया है। इससे भी ज़्यादा वाज़े अल्फाज में इन बिटवीन वो चैलेंज करते रहे हैं, लेकिन हमेशा से यू टर्न ले लेते या लेफ्ट मुड़ जाते थे या राइट मुड़ जाते थे, और वो ऐसे गोल मोल करके, लेकिन वो अपनी बात पहुंचा रहे थे। मैं पिछले 2-2.5 महीनों से, जब से इमरान खान साहब ने, बल्कि कुछ 4 महीने पहले जब उन्हें कहा कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, जब वो एक टीवी पे उन्होंने नशरी तकरीर की, वो कांपे टांगों की तरह ख़तरनाक भी बड़ा मशहूर हो गया कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा अगर मुझे आपने यहाँ, मैं दफ्तर में बदा बैठा हूँ, मुझे बाहर निकलने दो। तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट को ही तड़ी थी। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा एक ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। मैं तो कदीम व्लॉग में कह चुका हूँ
कि मेहमन डैम पे आज से 3.5 साल पहले जब उन्होंने सामने जनाब बाजवा बैठे थे और साकब निसार उसके चीफ जस्टिस थे, तो उन्हें तकरीर की तो उन्होंने दी NRO नहीं दूंगा, चाहे दिया तो पाकिस्तान से गद्दारी होगी। चुनाचे ये सारे तसलसल है जो फ़ौज को हर दम पैगाम पहुँचाते रहे हैं और उनको प्रेशर में लाते रहे हैं। बहरहाल उनके भी अपने अज़ाइम हैं और उनके भी इरादे अटल और ये जो मुसम्मम और मुस्तहकम है। चुनाचे वो तो हुआ या नहीं हुआ। एक चीज़ वाज़ हो गई थी 3-4 महीने पहले, ये मैं तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जो मेरे साथ कभी टच होती थी, तो उनको मैं बताता था कि आपने इमरान खान ने जो बयानिया लिया है, ये बयानिया उनको 7वें आसमान पहुँचाएगा, क्योंकि मेरी तो पूरी ज़िंदगी का बयानिया ही से जो है मुशाहदात के ऊपर मुबनी यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा सियासत इदारों के ख़िलाफ़ करता है, उनको चैलेंज करता है, लोगों के अंदर ये प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हो जाता है कि इदारे उसके ख़िलाफ़ सियासी तौर पर मुतहरिक हैं, तो उसको रिफ़तें मिलती हैं। ये फ़िक्रा मेरे से कोई पिछले सालों से निकल रहा है मुँह से कि, और नवाज शरीफ साहब को जब पिजराई मिली थी तो हमेशा मैं कहता था ये पिजराई उसी की है कि उन्होंने इदारों के मुकाबले में एक बयानिया दिया, वोट को इज़्ज़त दो। ज़ाहिर है वो किससे कह रहे थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे थे कि वोट को इज़्ज़त दो। और खलाई मखलूक किसको कहते थे, इसी एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे। लोगों के अंदर जान पड़ गई। इसी तरीके इमरान खान साहब के भी लोगों में जान पड़ गई। इमरान खान साहब ने थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन कर लिया और इन्होंने बहुत बड़ी और ज़्यादती की, और फिर उसके बाद में 2-3 हफ्ते बाद एक नही अनिल मुनकर तो नहीं आया, लेकिन अमर बिल मारूफ भी आ गया, सिरातुल मुस्तकीम तो नहीं आई, लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये अरसे से चल रहा था। अब न्यूट्रल जानवर थे और ये उन्होंने फ़ौज को कह के ललकारा। फिर उसके बाद मैंने कल परसों भी वीलॉग किया, और वीलॉग ये था कि जनाब बाजवा साहब ने एक रेड लाइन का, बल्कि एक दफ़ा पहले ही मैं एक सरसी कह चुका हूँ, उन्होंने कहा ये एक रेड लाइन है। इमरान साहब की तारीफ़ें भी की, हम वोट्स भी देते रहेंगे, और ये रेड लाइन है। अब इमरान खान साहब की रेड लाइन जो है वो जो है उन्होंने कहा जी कि इसको नहीं अबूर करना, तो मैंने कहा ये अबूर किया या नहीं की। अब मैं सिर्फ इसमें एक ऐड करने के बाद मैं मज़ीद अपनी जो थोड़ा आर्गूमेंट है उसको आगे बढ़ाता हूँ, और वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया पकड़ा था, वो बयानिया पब्लिक को बहुत अट्रैक्ट करता था। कम से कम उनके साथ जो चलने वाले लोग थे उनके अंदर चार्ज हो गए। और फिर मैंने कहा ना कि हमेशा जब भी आप इस किस्म का बयानिया लेके चलें जो कि फौज के ख़िलाफ़ हो, भले से उसमें आपके पास अपने बिल्कुल अपनी सारी सियासत के मुताबिक कर रहे हो, लेकिन इंडिया अमेरिका इनकी सारी सियासत जो है वो हमेशा के लिए वो आपके साथ, आपकी सपोर्ट में, गलियों में, बाज़ारों में आपके साथ आ जाती है। मीडिया आपको प्रोवाइड करता है, आपके साथ एक प्लानिंग आ जाती है, एक उसके अंदर एक अजीबोगरीब एक नया रंग आ जाता है। चुनांचे इमरान खान साहब ने जब ये कैंपेन चलाई तो मैंने कहा जी इनको एक फ्री हैंड मिलेगा, अमेरिकी इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर पिछले 50-70 साल से एक इंतशार चाहते हैं, अफरा तफरी चाहते हैं। इस कैंपेन के ऊपर इमरान खान साहब का बयानिया जो था, उसमें आप जितना नवाज शरीफ वगैरह ने, या पहले तो कोई थे बेनज़ीर साहबा थी, कोई बलफूफ अल्फाज में अपने एहतजाज नोट कराते थे, इन्होंने बरहन तलवार निकाल के तो तान ली अफवाज पाकिस्तान के इदारों के ऊपर। चुनाचे इनको उसी तेज़ी से जो है ना एक इनके बंदों में जोशो खरोश आया, गुस्सा आया, और इन्होंने सबके सामने एक इनको, क्योंकि तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, मैस्मराइज़ कर देते हैं, मीडिया के ऊपर आके इन्होंने मैस्मराइज़ किया, इंटरव्यू दिए, पिछले 4-5 महीनों में दर्जनों इंटरव्यू दे डाले, दर्जनों मीटिंग्स की, सारा कुछ, और उसमें पैगाम यही कि एस्टेब्लिशमेंट को ये कॉर्नर करते रहे। अब इस बयानिए के अंदर एक सुकम था जो मैं तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को बताता रहा हूँ, और कई दफ़ा मुझे मेरे साथ वो डिस्कस भी करते थे कि ये सुकम ये है कि ये इलेक्टोरल बयानिया नहीं है, ये आपको इलेक्शन की तरफ कन्वर्ट करना जो है ये एक जान जोखिम का काम होगा। यही मुझे ख़तरा हुआ कि ये बयानिया जो है वो अब मज़ीद तसादम की तरफ तो चला गया है, अब वो इलेक्शन से दूर हो गया है। अब मुझे यहाँ पर 3 बातें और करनी हैं। 2 बातें तो मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन सही हासिल था। अब एक बात और भी कर देता हूँ, ये भी एक मेरा ख्याल है हासिल होगा। मैंने 2019 के बाद और ख़ुद अपने वीलॉग्स में कई दफ़ा कहा था जनरल बाजवा साहब से कि आपको जो एक्सटेंशन मिली है, आप ये समझिए कि अल्लाह ताला आपसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। ये कौम के अंदर जो अफराद तफरीत है और जो पोलराइजेशन है और जो एक तसादम आ गया कौम के अंदर, एक खाना जंगी कैफियत आ गई, जो क्यास आ गया, जो इंतशार आ गया, इसको आप ख़त्म करा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब ने शायद कोशिश भी की हो, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ऐसी थी कि DGISI शायद
एक और पेज पे था, जनरल साहब किसी और पेज पे होंगे, और वो जो यकसुई थी उस तरीके से आ नहीं सकी। बाय द टाइम वो जब जनरल बाजवा साहब ने अपने घर को ठीक किया तो उनके पास अब टाइम नहीं था, और साथ ही इमरान खान साहब जो थे उन्होंने चीज़ को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। फिर मैंने अपोजिशन को, जो उस वक्त अपोजिशन थी और आजकल हुकूमत है, मैंने कहा जी आप वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस ना लाए। खुदा गवाह कि वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस ना लाते, इमरान खान साहब सिसक मर जाता, पाकिस्तान इस सियासी इंतशार से महफूज रहता। लेकिन अगेन हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये भी वारा नहीं खाता था। वो नहीं चाहते थे कि जी इस तरीके से इमरान खान साहब जो है उनके साथ टक्कर लेके, जो जनवरी फरवरी मार्च में लेके, या उनको उनकी उखाड़ पिछाड़ करके और वो कोई निज़ाम को लेके आए। अपोजिशन को इमरान से इस तरह लड़वाओ कि दोनों जो है एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे की सर फटोल शुरू कर दें। अब मेरी तीसरी गुजारिश इमरान खान से है, जो अब लेट भी हो गई है, पहले ही मैं करता रहा हूँ कि इमरान खान साहब ये रास्ता ठीक नहीं है। खुदा गवाह है कि अगर आप के अंदर आप अपनी खुदगर्जी, अनापरस्ती, मुफादाती सियासत, इसको जो है आप इससे थोड़ा पीछे हट के और पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ आप एका कर लें, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करके, फिर आप लोग अपना इलेक्शन भी करवा सकते हो और आप पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बुरहान से, बहुत बड़े तसादुम से बचा सकते हो। क्योंकि मुल्क अब बिल्कुल कहीं इस तरह का नहीं रहा कि जहाँ पे आप इस तरह का काम करोगे और आप बच के जा सकोगे। आपकी ये तसादुम की सियासत जो आपको इलेक्शन से दूर लेके जा रही है, अब करके देख लें। अब तो खैर आपने करनी है, परसों चौथ आप आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, आप देख लेंगे क्या होता है। बाकी बातें जो है सरसीज ये है कि जो आपने बातें की, जलसों की अब बात करते हैं। कल रात फजल रहमान साहब का जो जलसा था पेशावर में, लोग कहते हैं जी कि जो आज़ाद रिसोर्स से कहते हैं कि आपके जलसे से 3 से 5 गुना बड़ा था। खुद फजल रहमान के लोग कहते हैं, अपोजिशन के लोग कहते हैं 10 गुना बड़ा था। कराची के अंदर मुस्तफ़ा कमाल ने औरतों का जलसा किया तो आपके पंडाल से तकरीबन आधा पंडाल से ज़्यादा भरा हुआ था। फजल रहमान साहब का जलसा कराची में तकरीबन आपके बराबर था। फजल रहमान साहब कराची में उस तरीके से मौजूद नहीं है जिस तरीके से आप मौजूद हैं। तो जलसों पे तो आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि एहसास होगा। और जू तसादम की तरफ जाएंगे तू जो है ना, एक आप देखेंगे कि अजीबोगरीब सूरत हाल होती है। फिर आपसे ये मीडिया वापस ले लिया जाएगा। ये 2014 नहीं है जहाँ पे आपको पूरी सहूलत थी, जब आपने SP जुनेजो को कत्ल करने की कोशिश की थी इमरान खान साहब आपने, और उसके बाद वो जिंदगी और मौत की कश्मकश, मुझे नहीं पता कि अब वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद आपके ऊपर एक टेररिस्ट कोर्ट में केस चलता रहा, टेररिज्म के कोर्ट में। आप कहते हैं आप पुरअमन हैं, PTV पे हमला आपने किया, पार्लियामेंट में हमला आपने किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सलवारें कमीज़ें आपने धो के सुखाई। आप कहते हैं आप पुरअमन हैं, लेकिन आप लोगों को एक प्रोटेक्शन थी। एस्टेब्लिशमेंट कहा हुआ था कि इनको हाथ ना लगाना। अब भी मेरा ख्याल है कि जो है ना, आप ये उससे सबक सीखें कि आप जो कर रहे हैं ये पुरअमन तरीके से, जो आपका बैकग्राउंड कहता है, जिसमें आपने सिविल नाफरमानी की अपील की थी, आपने बिजली के बिल जलाए थे, ये स्टेट के खिलाफ बगावत थी। आपने कहा था टोल हाईवेज पे नहीं देंगे, टैक्सेस नहीं देंगे, क्यों नहीं देने थे, पूरा आपने तूफान बदतमीजी मचाया रखा। फिर आपके यहाँ करतूत के आपने कर्जा बढ़ा दिया 52 अभी स्टेट बैंक ने आप ही के वक्त में दिए 29,000 अरब रुपए से लेके आप 52,000 अरब पे लेके गए हो। यानी कि आप उसको 24,000 अरब आपने बढ़ा दिया। 70 साल में इतना कर्जा नहीं लिया आपने जो 3 साल में लिया है। ये सारे आपके सामने करतूत हैं, ये सारे आपके लक्षण हैं। लेकिन आप ये बताएं कि नवाज शरीफ वगैरह ने तो कर्जा लिया और उसके बाद आप 12,000 मेगावाट बिजली दी। पेशावर से लेके सखर तक मोटरवे बना, मुल्तान से सखर तक एक मोटरवे बना, लाहौर से मुल्तान एक मोटरवे बना, लाहौर से जो बाईपास से सीधा सखर की तरफ दूसरा मोटरवे बना, DI खान से लेके इस्लामाबाद तक तीसरा एक और मोटरवे बना। एक जाल बिछा के रख दिया। कोयटा से लेके ग्वादर तक एक और बड़ा मोटरवे के बराबर एक बहुत सुपर हाईवे बनाया। ये सारे काम पिछले 2013 से लेके 2018 तक हुए। बिजली नाम की नहीं थी, अंधेरे में हुकूमत ली, 24 घंटे की रोशनी में आपको हुकूमत की चाबी पकड़ा के गए, आपने फिर अंधेरे में लेकर हुकूमत वापस की। तो उन्होंने तो कर्जा लिया, समझ में आने वाली बात है। आप कह रहे हैं कि आपके वक्त रिकॉर्ड रिमिटेंस हुई होगी, कोरोना की वजह ज़्यादा हुई है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान की जो रिकॉर्ड रिमिटेंस हुई 1 महीने के अंदर इस हुकूमत में हुई है। 3 अरब डॉलर की पूरे पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा भी नहीं हुई। करीब तरीन जो हुई तकरीबन कोई 2.5 अरब से थोड़ा सा ज़्यादा हुई, 2 दफ़ा हुई है।
वरना एक दफ़ा भी इस तरीके से रेमिटेंस नहीं। आप इस दफ़ा अप्रैल में $3 अरब की रेमिटेंसेज आई। मतलब खैर जो बातें भी किया ना, एक एक बात आपकी झूठ का पलंदा थी। इसी पे ही अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं झूठों पे अपनी लानत भेजता हूँ, ये इसी पे भी आप अल्लाह की लानत की ज़ात में है। बाकी तो छोड़ें, बहुत सारी बातें आप करते हैं जो अल्लाह ताला ने कहीं आपके बारे में जालिमों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो लोग इस तरीके से किसी को तज़हीक करते हैं, बुरे अलकाब से पुकारते हैं। ये सूरह हुजरात पढ़ लें, उसमें कहते हैं इनका शुमार जालिमों में है। यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बंदों पे जो झूठ बोलते हैं। हदीस मुबारक है किसी बंदे के झूठ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुनी सुनाई बातों को आगे चला दे। 18 कत्ल पिछले जलसे में कह रहे थे, आज 22 कत्ल आपने राना सवाल पर लगा दिए। मुझे बता दें कि हनीफ अब्बासी का आप कह रहे थे जी उम्र कैद मिली, किस सज़ा में मिली कि आप लोगों ने शेख रशीद को अलग से जितवाना था 25 जुलाई का। आप जो जिस लेवल पे गए हो ना, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि उसकी कुछ हाथ ना हो। मुझे तो लगता ही है कि आपको एक इंतहाई भयानक सज़ा की तरफ घेरा जा रहा है। खुदा गवाह है कि आपके लिए ये तबाही का रास्ता था और जिन्होंने आपको लगाया वो आपको घेर के ला रहे। उन्होंने आपके जलसा करवाए, आपके अंदर इश्तियाल दिलाते रहे, आपके फारा मतलब शेख रशीद, फवाद चौधरी, बाबर रवान, मैं और भी 2-4 नाम ले सकता हूँ। मेरा कुछ शर्म आती है, ज़ाती तल्लुक आता है। ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, ये उनकी मर्जी की बात ही नहीं कर सकते। मतलब अगर वो आपके हक में है तो भी ठीक करवा रहे, फिर तो आपको फिक्र की बात ही नहीं है। वो न्यूट्रल नहीं है, वो जानवर नहीं है। आज आप कह रहे हैं ना आप न्यूट्रल हैं। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। तो एक तो आपने मान लिया ना कि वो न्यूट्रल हैं और आप उनको कह रहे हैं कि न्यूट्रल ही रहें, क्योंकि आपको समझते हैं कि मैं अगर चला गया तो ये ना मेरा उनसे तसादम आ जाए। ये तो है बात। और फिर बहुत सारी बातें आपने की। मैं अगर पढ़ता जाऊँ तो एक एक चीज़ आपके बारे में कि आपने का ये जो मुस्लिम नून जो कहते हैं जी करप्ट लोगों के इक़्तिदार में उठा दिया, ये आप 2008 के इलेक्शन में जब जिसका आपने फाइनली बाइकआउट किया, अब नवाज शरीफ साहब के घर के रगड़े नाक रगड़ रहे थे। नवाज शरीफ साहब ने ये सारी करप्शन नहीं तो की हुई थी, आप इनके साथ नहीं बैठे रहे। आपकी अपनी वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ वगैरह जो हैं इनका क्या कसूर है, मुशर्रफ ने मुकदमात किए हैं, फलां किए हैं, एग्जाइल किए हैं, आप इनके वकील बने हुए थे। चलो उसको छोड़ें। ये मार्च 2014 में जब नवाज शरीफ आपके घर हाई टी करने आया, वो अखबारों की तस्वीर एकदम फिर देख लें, रिपोर्टिंग देख लें, जिसमें आपने घर की सड़क ले बनी गाला की खूबसूरत सड़क बनवा दी। नवाज शरीफ ने कहा ठीक है मैं बना देता हूँ। वो आपने सारे काम करवाए। तो उस वक्त नवाज शरीफ जब था तो उसको क्या हुआ था 2014 में? फिर ये नहीं बताया कि लंदन प्लान क्या था, क्या साजिश हुई थी जिसमें आप तैरो कादरी, चौधरी शुजा साहब वगैरह लंदन में मिले थे और आपने सारे गुल खुलाए थे। उसके बाद 2014 का धरना दिया था, किसके इशारे पर दिया था, एम्पायर कौन था, किसके टाउट बने रहे, फिर पैनामा के सारे आपने क्या क्या नहीं किया। मैं ये कहता हूँ कि कुछ आपने देख रहे हैं। तो कल ओन चौधरी साहब का इंटरव्यू आया है सलीम साहबी साहब के साथ, यकीन जानो कि वो बंदा पीछे ठहरा है उसको। मुझे ही पता, आपको पता है कि ओन चौधरी साहब आपके बिल्कुल सांस की तरह शाहरख के करीब थे और देखें कि वो कितना पीछे रहे। ये चूहों को कहो कि ये उन्होंने वो उसको उकसा रहे हैं कि आपके बारे में बाकी बातें बताएं। ये वो लोग हैं, जितना ओन चौधरी को उकसाएंगे उतना बोलेगा और बोलेगा तो आप समझे कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं जाती नहीं है जो आप लोगों के खिलाफ एलिगेशन लग रहे हैं। आप करप्शन की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ का एक एक बंदा पुकार के कहता है, पूछ ले दर खुदा गवाह के सबके हाथ में कुरान दें और कहें कि ये बताएं कि हमारी हुकूमत करप्ट थी या नहीं थी। गोगी आपा जो थी वो क्या थी। आप पूछ रहे हैं कि आमिर कियानी ने ड्रग्स के अंदर कितना बड़ा डागा मारा। आप पूछ रहे हैं कि शुगर के अंदर, आटे के अंदर किस लोगों ने क्या क्या पैसे कमाए। आप पूछ लें कि LNG ना मंगवा के, जिसको कहना चाहिए डीजल को और बाकी जो फर्नेस ऑयल वगैरह मंगवा के किस लोगों ने कितने पैसे मंगवाए। इतने आपको पता है कि जो हुकूमत, क्यों आप नहीं चाहते कि आगे ना चले, क्यों तोशा खाने पे भी आपको पता है कि जी आपकी ज़बान लुकनत का शिकार हो गई। ये अमेरिका किसी ने नहीं देखा, आप ट्रंप के जूतों में बैठे होते, किसी ने देखा कि आफिया की सवाल पे जो कल मैंने लगाया है, कल मेरे भी लोग फिर देख लेंगे आफिया के ऊपर सवाल में था क्या। Will you raise the voice for Dr. Afia Siddiqui? Well, things discussed, so that would be for afterwards. फिर कभी कहते हो कि जुलाई के अंदर साजिश हुई, कभी कहते हो। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इससे आपका अपना चाहने वाला जो है वो शकी हो गया। मैं तो इतने नोट्स किए हैं कि मेरा सिर्फ आपके लिए कहता जी करप्ट तरीन हुकूमतें वो थी। नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में पाकिस्तान का दुनिया में करप्शन के इंडेक्स में कितनी दफ़ा मैं बताऊँ 121वां या 125वां नंबर था। नवाज शरीफ उसको 2018 में 116 पे ले आया। 3 साल में आपने इसको 140 पे पहुँचाया, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है करप्शन इंडेक्स में। इंसाफ में
जहाँ पे इंसाफ जिन मुल्कों में नहीं मिलता, आपके यहाँ जो आप कहते हैं तहरीक इंसाफ, उससे पाकिस्तान जो है 130वें नंबर पे आ गया, 108 से उठ के या 105 से उठ के 140 मुल्कों की फहरिस्त के अंदर। ये बुरे हालात थे। अब वो इधर आए बादशाह, लेकिन सबके देख लें, शाह फरमान, असद कैसर साहब, ये सारे खुदा गवाह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, आज इनके पास बनी गाला में 30-30, 40-40 कनाल के महल हैं इनके पास। देखें जायदादें, देखें इनकी 3 साल 4 साल में इनके असासे देख लें तरीके साहब वालों कहाँ से कहाँ पड़े करप्शन के अंदर। मेरा ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर इससे, जब मैं ये कहता हूँ तो अगर मैं झूठ कहता हूँ प्लीज़ मैं रेक्टिफाई करें कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा करप्ट हुकूमत आई हो। और इसी तरीके से जो कुछ आप कहते रहें, GDP में आप झूठ बोला, आप कहते हैं जी 20 से पहले 25 टन 20 टन लेनी थी, फिर 25 टन, अब 30 टन गंदम रूस से लेनी है। भाई हमारी ज़रूरत ही नहीं है, अगर है तो बताएं क्या है। पिछली दफ़ा आपने कहा हमने 27 मिलियन टन गंदम पैदा की, अगर 27 मिलियन टन हमने 221 में पैदा की तो हमारी ज़रूरत तो साल हमारी 22 से 23 थी, तो हमने फिर ये इम्पोर्ट्स की और 27 मिलियन टन की फिगर्स के ऊपर हमारा GDP जो है 3.9 पे पहुंचा था या 3.97 पे पहुंचा था, 96 पे पहुंचा था। ये शौकत तरीन क्या बकवास करता रहा है, आज वो कुछ कह रहा है और फिर जब इस अपनी हुकूमती आखिरी दिनों में क्या कहता रहा, IMF के साथ क्या समझौता किया, किस मुल्क किस दफ़ा हमने IMF से कर्जा लेके अपने स्टेट बैंक को गिरवी रखा है, किस जगह पे हमने इतनी खुले तरीके से IMF का नॉमिनेटेड बंदा रजा बाकर हमने स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया है। आप बताइए, आप किस बात ये करते हो। वो वर्ल्ड कप था आपका, जहाँ कश्मीर को आपके सालसी के लिए ट्रंप के हाथ में बेच के आ गए थे। कश्मीर का स्थान आपके दौर में होता है। कौन सा वाकई पाकिस्तान का जो कि तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जो आपके दौर में नहीं हुआ। मुझे बताएं कि इसका हिसाब कौन देगा, क्यों नहीं देते आप ले हिसाब 4 हफ्ते का या 5 हफ्ते का शहबाज शरीफ साहब से। ज़ाहिर है वो आपकी की तरह फ़ौरन फैसला नहीं करेंगे, वो देख रहे हैं कि क्या आपको लाने वाले बंदे जिन्होंने ऑन चौधरी ने बताया ना किस तरीके से आप लाए गए थे 2018 में, वो जो है वो अभी भी गो में है कि किसी तरीके से आपको दरमियानी रास्ता दिखाया जाए। अपोजिशन जो है वो बच्चे नहीं है। आज फजल रहमान ने कह दिया हमने नहीं देने इलेक्शन 2023 से पहले। मैं कहता हूं कि इनको नहीं देने चाहिए। मैं तो उस बंदे वो बंदों जो कहता था इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लानी चाहिए थी, ये आपकी हेल्प की है। अब मैं कहता हूं कि ये, और मैंने लानिया किया कि इलेक्शन इससे पहले नहीं होंगे, इलेक्शन तो नहीं होंगे, फसाद हो सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते। अब मेरा इसको मैं सिर्फ कंक्लूड करता हूँ। इमरान खान साहब जहाँ आप आए हैं ना, एक ही दोबारा अपील कि आप इसका कोशिश करें कि नापरस्ती, खुदगर्जी, मुफादाती और इंतकामी जहनीत से बह रहे हैं और सियासी जमातों से थोड़े राब्ते कायम करें। 2014 में भी तो आपने सियासी जमातों से, मुस्लिम नून की हुकूमत थी, आखिर आपकी क़यादत ने उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे ना धरने के पीछे, अब शुरू कर दें। यही मैं मुस्लिम हुकूमत से कहता हूँ वो भी इससे मुज़ाकरात करें 2 सूरतों में। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब के साथ उन्हें कहिए कि अभी आप धरने ख़त्म करें साल तक और मुल्क को चलने दें। नहीं चलेगा तो आपका अपना फ़ायदा है, हमारे से मुल्क नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर चलो करना भी है ना, फिर उनके साथ ये करें कि धरना पुरअमन रखें। और हकीकत यह है कि हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत ये 200% अपनी तरफ से कोशिश करे कि धरना पुरअमन रहे। इसका सियासी हल और सियासी तौर पर इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूँ तो उनको धरने का पूरा हक है, इस्लामाबाद में पूरा आने का हक है। 20 लाख छोड़ो, 50 लाख छोड़ो, 1 करोड़ बंदा आने का हक है। बिठाए बंदे, कोई बंदा भी इकट्ठा कर सकता है। मैंने कहा ना, बंदे कल देख लिया पेशावर में फजल रहमान लेके आ गया। आप भी रोज़ाना जलसे करें, इमरान खान उधर जलसे धरना दे रहा है, आप अपने जलसे दूसरे शहरों में करें, लेकिन इसको पुरअमन रहने दें। बल्कि उनको जो मदद चाहिए पुरअमन रहने में करने दें। और इमरान खान साहब के पास पूरा हक है कि वहाँ धरना दे के, हालांकि मुझे पता है इमरान खान का ट्रैप है, मुझे पता है ये बंद गली है, मुझे पता है ये बंद गली है, मुझे पता है ये बंद गली है, ये ट्रैप है। और इनको चाहिए कि आप उनको पूरे को पूरा दें और इसके बाद सियासी हल भी निकालने की कोशिश करें। अगर नहीं है और फ्री हैंड दें। मैं फिर हुकूमत से कहता हूँ प्लीज़ आप इसको फ्री हैंड दें, प्लीज़, कोई परवाह ना करें। ठीक है कि उसने एस्टेब्लिशमेंट को आज भी खुला चैलेंज दिया है, मीर जाफरों को, मीर सादिकों निपटने के लिए आ रहा है और साथ उनको कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहें, साथ उनको गाली दे रहे हैं कि आप गद्दार हैं, मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, और साथ कह रहे हैं आप न्यूट्रल रहें, वो रहे और उनको न्यूट्रल ही रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है, और जलसे जुलूस आपने देख लिया, कल फजल रहमान का जलसा आपके लिए हौसला अफजा होना चाहिए, मरीम नवाज साहबा का सरगोदा का जलसा खिड़की तोड़ जलसा था, इमरान खान साहब को मुल्तान का जलसा खिड़की तोड़ जलसा था। इसमें क्या हर्ज है?
सबके जलसे। एक छोटा सा फतेह जंग इलाका हमारा मखुदार मलिक सुहेल खान, उसका जलसा देखे, छोटी सी जगह है, वहाँ पे देखे वो इतना लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़े शहर का जलसा हो। इमरान खान साहब चूँकि बयानियत इंतखाबात है नहीं, मुझे खदशा ये और होगा यही कि आप अगर बच गए ना तो पाकिस्तान का जो फौजी इदारा है ना कमज़ोर हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान का फौजी इदारा डट गया और उसने अपने आप को मजबूत रखा तो आपकी सियासत जो है वो 2-4 महीने में पेरिश हो जाएगी। आप देख लेंगे कि ये आपके सामने कैसे आता है। आप बचते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट फारिग है, और एस्टेब्लिशमेंट बचती है तो आप फारिग हैं, क्योंकि आपका बयानिया इंतखाबात वाला बयानिया नहीं है, आपका बयानिया तसादम वाला बयानिया है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, क्योंकि कल भी मैंने कहा है और कई महीनों से एक पूरी यकसुई से कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के बारे में इतना फ़िक्रमंद हूँ कि इस मुल्क में मुझे लगता ही है कि चाहे हमारे अस्करी इदारे हैं, चाहे इमरान खान साहब है, और चाहे हमारी सियासी हुकूमत है जो आजकल इत्तेहादियों की है, कोई भी नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में दर्दमंदी के साथ सोच रहा हूँ। अगर थोड़ा सा मैं कोई अलाउंस दूँ तो हकीकत यह है कि मुस्लिम नून के अंदर तो मुझे फिर लगता है कि शायद कहीं आ रही है, लेकिन सारे फंसे हुए हैं, और इमरान खान साहब जो है एक स्कीम के तहत मुल्क को तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसमें एस्टेब्लिशमेंट जो है बराबर की शरीक है। मैं पार्टनर क्राइम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं किस मकसद के लिए, ये सारे काम के लिए आज तक इन्होंने पिछले 5-7 साल से इमरान खान को तैयार किया, फिर पिछले 4-5 महीनों से इनको घेर के लाई है और अपोजिशन से उनकी हुकूमत हटवाई है या उसके लिए एक स्पेस दी है और हटी है। अब ये फैसला जो है, ये दोनों फैसले पाकिस्तान के लिए, अगर इमरान खान साहब की सियासत तहलील हो जाए तो ये भी कोई अच्छा शगुन नहीं है, इसके दूर रस बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।